गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियोस में हमने ये देखा कि एक फर्म की लागत वक्र और उसके आगम वक्र किस प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक फर्म का जो संतुलन है या जो उसका साम्य है उस विषय पर चर्चा करते हैं। किसी भी व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य होता है प्राय अपने लाभ को अधिकतम करना। तो जो फर्म है वो संतुलन या साम्यावस्था में तब मानी जाती है जब उसका लाभ अधिकतम हो और फर्म में इस संतुलन की स्थिति से इधर उधर हटने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। अर्थात एक फर्म तब संतुलन में कही जाती है जब इसमें इस प्रकार की कोई इच्छा या प्रेरणा नहीं होती कि वह वस्तु की उत्पादन मात्रा को घटाए या बढ़ाए। ऐसी स्थिति तब होती है जब वह फर्म अधिकतम लाभ अर्जित कर रही होती है, अर्थात जो उसकी कुल आगम और कुल लागत का जो अंतर है वो अधिकतम होता है और वह अंतर ही उसका लाभ होता है। फर्म का लाभ अधिकतम तब होगा जब फर्म संतुलन की अवस्था में उसके कुल आगम और कुल लागत में अंतर अधिकतम हो, या फर्म का जो लाभ है वो अधिकतम तब होता है जब फर्म का सीमांत लागत वक्र उसके सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता है। ये जो बिंदु है यही फर्म के संतुलन का निर्धारण करता है। अर्थात एक जो फर्म है वह संतुलन की स्थिति में तब समझी जाती है जबकि उसके उत्पादन में कमी वृद्धि की उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि जो फर्म है वो हमने ये देखा कि जो फर्म का उद्देश्य है वो है अपने लाभ को अधिकतम करना। इस हेतु हम दो विधियों का अध्ययन करते हैं उस फर्म के संतुलन के लिए। एक है कुल लागत और कुल आगम विधि और दूसरी है सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि। तो हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का संतुलन क्या होता है। जैसा हम जानते हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है उसमें अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। बाजार में समरूप वस्तु होती है इसलिए उनकी कीमत भी एक ही होती है, और जो एक व्यक्तिगत विक्रेता है या जो फर्म है वो बाजार की एक बहुत थोड़ी सी पूर्ति को उपलब्ध कराता बाजार में, इसलिए वह अपनी किसी भी आर्थिक क्रिया से बाजार की आर्थिक क्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म की अपनी कोई कीमत नीति नहीं होती है, वह केवल उत्पादन का समायोजन करने वाली होती है। अर्थात वह केवल मूल्य स्वीकारक होती है, मूल्य को निर्धारण करने वाली नहीं होती। और उद्योग द्वारा संपूर्ण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के साम्य से जो कीमत निर्धारित होती है और उस कीमत को उस उद्योग में कार्य करने वाली सभी फर्मों द्वारा दिया हुआ मानकर वह अपने उत्पादन का समायोजन सारी फर्में करती। अर्थात बाजार में अनेक फर्में होने के कारण कोई भी व्यक्तिगत फर्म अपनी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वह बाजार की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती है। अर्थात बाजार में मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के साम्य से कीमत का निर्धारण होता है, तो वही उस फर्म को स्वीकार करना पड़ता है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि ये जो उद्योग में जो मांग वक्र है D1 और D2, ये तीन मांग वक्र हैं। अर्थात जब प्रारंभिक मांग वक्र हमारा DD है तो हमारी कीमत का स्तर OP निर्धारित होता है, वही फर्म को OP0 जो कीमत स्तर है वो फर्म को स्वीकार करना पड़ता है। यदि हमारी मांग बढ़ गई तो जो हमारा मांग वक्र है वो DD2 हो जाता है और हमारी जो कीमत है वो भी P2 OP2 के बराबर हो जाती है। इसे भी फर्म दिया हुआ मानकर चलती है, और यदि मांग घट जाए हमारी वो DD1 हो जाए
तो हमारी जो कीमत का स्तर है वो एल बिंदु पर OP1 के बराबर हमारी मूल्य रहता है। अर्थात जो उत्पादन की कुल मात्रा है उसका ये सारी फर्में जो है वो समायोजन करेगी। अर्थात जो उसकी मूल्य रेखा है OP1 पर AR1 इक्वल टू MR1, OP0 पर AR0 इक्वल टू MR0 और OP2 पर AR2 इज इक्वल टू MR2 है। अर्थात मूल्य का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है, जबकि उत्पादन की कितनी मात्रा कौन सी फर्म उत्पादित करेगी ये फर्म के द्वारा उसकी जो लागत है, उसकी जो आगम है, सीमांत आगम सीमांत लागत, उसके आधार पर वो निर्धारित करती है। अर्थात व्यक्तिगत फर्म को एक दिए हुए मूल्य पर जहाँ लाभ होता है वह वहाँ अपनी उत्पादन मात्रा का निर्धारण कर लेती। और इसके दो तरीके हैं जैसा कि हम आगे अध्ययन करेंगे। एक है कुल आगम विधि, फर्म के साम्य की कुल आगम कुल लागत रीति, और दूसरा जो तरीका है वो है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। तो हम पहली जो विधि है उसके माध्यम से फर्म के साम्य की स्थिति को देखते हैं। ये जो व्यक्तिगत फर्म है वो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर अपनी उत्पादन की जितनी चाहे मात्रा बेचने को स्वतंत्र होती है। इसलिए जो हमारा फर्म का मांग वक्र है वो एक समानांतर सीधी रेखा होती है, और ये जो निर्धारित मूल्य है फर्म की AR/MR रेखा होती है और वो एक ही रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब जो जो उत्पादन की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों उत्पत्ति के नियम क्रियाशील होने के कारण प्रारंभ में तो उत्पादन तेज गति से बढ़ता है, उसके बाद में धीमी गति से, और फिर वह अपने अनुकूलतम बिंदु पर पहुंच जाता है। उसके बाद में हमारा रास नियम क्रियाशील हो जाता है। तो इसको हम एक रेखाचित्र के माध्यम से जहां हम देख रहे हैं कि एक फर्म का संतुलन तब होता है जबकि उसकी कुल आगम और कुल लागत रेखा में जो अंतर है वो सर्वाधिक हो, तभी फर्म को अधिकतम लाभ होता है। हम इस रेखाचित्र में देख रहे हैं कि ये जो OTR रेखा है वो एक 45 डिग्री रेखा है जो ये बताती है कि जो जो उत्पादित वस्तु की मात्रा बढ़ती है उसकी कुल आगम भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है, क्योंकि कीमत एक समान होती है। समरूप वस्तुएं, इसलिए वस्तु की कीमत एक ही रहती है, भिन्न भिन्न कीमतें नहीं होती। इसलिए हमारी जो TR रेखा है वो मूल बिंदु से प्रारंभ होती है और प्रचलित मूल्य पर जो जो उत्पादन बढ़ता जाता है हमारा TR बढ़ता जाता है। और TC रेखा है वो हमारी मूल बिंदु से प्रारंभ न होकर R बिंदु से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि यदि कोई फर्म उत्पादन नहीं करती है तो भी उसे स्थिर लागत जो है उनकी हानि तो उसे उठानी ही पड़ती है। अब हम ये देखें कि ये जो रेखा चित्र है जिसमें ये बताया गया है कि TR और TC जहाँ पर दोनों बराबर हैं L और M बिंदु पर, ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कहलाते हैं। यहाँ पर फर्म को न लाभ हो रहा है और न हानि, अर्थात यहाँ पर उनकी कुल लागत और कुल आगम बराबर है। लेकिन जो फर्म के लाभ का जो क्षेत्र है वो है L और M बिंदु के बीच में। यहीं इसी क्षेत्र में फर्म को OQ2 मात्रा पर AB के बराबर उसे अधिकतम लाभ होता है। अर्थात यहाँ पर TRC कुल आगम और कुल लागत के बीच में, अर्थात TR और TC के बीच का जो अंतर है वो यहीं पर अधिकतम है। इसलिए यही फर्म के साम्य की स्थिति है, यही फर्म के साम्य की स्थिति है जहाँ पर कि फर्म OQ2 मात्रा का उत्पादन करेगी और फर्म को AB के बराबर प्रति इकाई लाभ प्राप्त होता है। अब एक इस फर्म की कुछ कठिनाइयाँ हैं। क्योंकि एक तो जो TR-TC के बीच का जो अंतर है, इसके बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होगी ये एक तो हमें पता नहीं लगता, आसानी से पता नहीं लगा सकते।
और दूसरा है कि यहाँ पे प्रति इकाई कीमत हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रति इकाई कीमत ज्ञात करने के लिए या प्रति इकाई कुल लाभ ज्ञात करने, प्रति इकाई कीमत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कुल मात्रा है OQ2 मात्रा, उसमें हमारी कुल आय अर्थात AQ2 का भाग देना पड़ेगा, तब हमारी प्रति इकाई कीमत प्राप्त होगी। और यदि हमें प्रति इकाई लागत भी ज्ञात करनी है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो कुल लागत है, कुल लागत का मतलब है BQ2 और हमारी जो उत्पादन मात्रा OQ2, तो BQ2 डिवाइडेड बाय OQ2 होगा, तब हमें प्रति इकाई लागत ज्ञात होगी। तो इस विधि में दो कठिनाइयाँ मुख्य रूप से हमें दिखाई दे रही है, दो कमियाँ। एक तो है कि इसमें TRTC के बीच का अंतर कहाँ अधिकतम होगा ये ज्ञात करना कठिन है। दूसरा, इसमें प्रति इकाई कीमत हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो उत्पादन की विधि है, इसकी बजाय फर्म जो है, जो सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि है, उसके आधार पर हम फर्म के संतुलन की स्थिति को ज्ञात करते हैं कि संतुलन किस प्रकार होता है। ये जो है, चूँकि हम जानते हैं कि जो TRTC जो विधि है वो उसमें फर्म के साम्य को ज्ञात करना थोड़ा जटिल है, तो फर्म का साम्य और अधिकतम लाभ का बिंदु ये ज्ञात करने की जो एक और दूसरी उपयुक्त रीति है, वो है सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि। अर्थात उत्पादन की जिस मात्रा पर सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर होते हैं, तो फर्म को उस उत्पादन पर अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यह तो एक आवश्यक शर्त है, किंतु एक और जो दूसरी इसकी शर्त है वह है कि फर्म जो है जो सीमांत लागत है वो सीमांत आगम को नीचे से काटती हुई होनी चाहिए। अर्थात पहली शर्त है MR इक्वल टू MC, और दूसरी शर्त है सीमांत लागत रेखा, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई रेखा होनी चाहिए। अगर MC MR को ऊपर से काटती हुई नीचे गिरती हुई रेखा है, तो ये साम्य का बिंदु नहीं बल्कि हानि का बिंदु हो सकता है, क्योंकि इसके बाद भी यदि फर्म उत्पादन बढ़ाती है तो उसकी लागत में कमी होती है। जैसा कि हम आगे रेखा चित्र में देखते हैं कि हम L से जो बिंदु पर MR MC दोनों बराबर है, लेकिन वो ऊपर से काटती हुई है, तो ये फर्म का संतुलन बिंदु नहीं हो सकता। क्यों? ये साम्य बिंदु इसलिए नहीं, क्योंकि इसके बाद भी यदि फर्म उत्पादन में विस्तार करती है तो फर्म की जो लागत है वो गिरती जा रही, इसलिए कोई भी फर्म उस गिरती हुई लागत का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी उत्पादन की मात्रा का विस्तार करेगी, अर्थात उत्पादन बढ़ाएगी, और फर्म को M बिंदु पर, अर्थात जहाँ पर MR और MC दोनों बराबर हैं, अर्थात OQ2 उत्पादन मात्रा पर वह उसका साम्य बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पर MR और MC सीमांत लागत जो है वो सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटते ऊपर बढ़ रही है, और यही फर्म के अधिकतम लाभ का बिंदु है, यही फर्म के संतुलन की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में ये तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, जहाँ पर AR MR कर्व दोनों एक सीधी पड़ी हुई रेखा के रूप में पाई जाते हैं। अर्थव्यवस्था में बाजार की स्थिति अपूर्ण प्रतियोगी या एकाधिकार की स्थिति भी हो सकती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के बहुत विक्रेता होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में वस्तु के प्रतिस्थापन उपलब्ध रहते हैं, जबकि जो एकाधिकारी है उसमें तो एक ही व्यक्ति उत्पादक होता है। अब यदि अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी स्थिति है, तो उसमें एक फर्म को अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए अपनी कीमत को कम करना आवश्यक है, कीमत कम करनी ही पड़ती,
उसके परिणाम स्वरूप जो औसत आगम और सीमांत आगम वक्र हैं वो दोनों नीचे की ओर गिरते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि AR और MR कर्व दोनों नीचे की ओर गिरते हुए पाए जाते हैं। इसी कारण जो हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं, जो हमारा TR कर्व है वो प्रारंभ में बढ़कर और अनंतः वह गिरती हुई स्थिति में पाया जाता है। तो जो हमारी अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है उसमें हम पहली विधि देखते हैं TR-TC मेथड, अर्थात कुल लागत और कुल आगम वक्र। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि फर्म का जो संतुलन है वो वहीं उसी बिंदु पर होगा जहाँ पर कि कुल आगम और कुल लागत का अंतर सर्वाधिक होता हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो OQ2 उत्पादन की मात्रा है वहाँ पर, अर्थात जो MS जो क्षेत्र है वहीं पर फर्म को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। A और B जो बिंदु है वहाँ पर तो कुल आगम और कुल लागत दोनों बराबर है, अर्थात ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पर फर्म को न तो लाभ होता है और न हानि। अब जो हमारी उत्पादन मात्रा है वो OQ1 और OQ3 के बीच के ही उत्पादन मात्रा है जहाँ पर फर्म को लाभ हो सकता है। तो फर्म जो है वो OQ2 मात्रा पर अधिकतम लाभ की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर TR और TC का जो अंतर है MS के बराबर वो अंतर अधिकतम है। अतः फर्म OQ2 उत्पादन मात्रा पर सर्वाधिक लाभ होने से ही यही फर्म के साम्य की स्थिति मानी जाएगी। दूसरी विधि है MR-MC, अर्थात फर्म के संतुलन की। ये भी एक वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत हम सीमांत आगम और सीमांत लागत का प्रयोग करते हैं। फर्म का संतुलन उस बिंदु पर माना जाता है जहाँ पर कि सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर हो, इसके साथ ही सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम को नीचे से काटती हुई होनी चाहिए। इस रेखा चित्र में हम देखें कि MR-MC जो है वो एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं, अर्थात फर्म का जो संतुलन है वो E बिंदु पर है जहाँ पर कि सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर है, और इसके साथ ही वह उसको नीचे से काटता हुआ भी है। फर्म के संतुलन की इस स्थिति में OQ कुल उत्पादन है और फर्म की जो प्रति इकाई है वो OP अर्थात MQ के बराबर है। यहाँ पर फर्म को जो प्रति इकाई लाभ हो रहा है वो MN या PL के बराबर है, अर्थात उसका जो कुल लाभ है हम उसकी मात्रा को कीमत से गुणा कर दें, अर्थात OQ इंटू OP ये उसकी कुल कीमत है। तो कीमत और मात्रा को गुणा करने पर उसको जो कुल लाभ प्राप्त होता है वो है PLNM, क्योंकि यहाँ फर्म का जो औसत आगम है वो तो OP इज इक्वल टू MQ के बराबर है और जो औसत लागत है वो OL या NQ के बराबर है। अतः जो उसको प्रति इकाई लाभ प्राप्त हो रहा है वो है OP माइनस OL अर्थात PL के बराबर, या MQ माइनस NQ अर्थात MN के बराबर उसे प्रति इकाई लाभ प्राप्त होता है, और कुल लाभ जो है उसका PLMN के बराबर होगा। अर्थात ये जो विधि है ये कुल लागत और कुल आगम की तुलना में उपयुक्त है, क्योंकि इसके अंतर्गत साम्य की स्थिति को ज्ञात करना अधिक सरल है। दूसरा है, इसमें देखने मात्र से हमें पता लग रहा है कि प्रति इकाई कीमत या प्रति इकाई मूल्य क्या है वो हमें स्पष्ट हो जाता है। और फिर है कि इसमें प्रति इकाई लाभ या कुल लाभ को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात कुल आगम और कुल लागत विधि की तुलना में सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि को ज़्यादा उपयुक्त माना जा सकता है। लेकिन इन दोनों विधियों में जो फर्म का संतुलन या साम्य है, साम्य का जो विश्लेषण है दोनों विधियों में एक जैसा नहीं,
लेकिन फिर भी उनके जो परिणाम हैं या जो उसका निष्कर्ष है वो एक सा ही होता है। अर्थात सदैव फर्मों को जो संतुलन की स्थिति है वो है कि एक तो सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होना चाहिए, ये तो उसकी आवश्यक शर्त है। और दूसरी उसकी जो सफिशिएंट जो उसकी कंडीशन है वो है कि एम सी सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हो, तभी जो फर्म का संतुलन है वह उस संतुलन की स्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अर्थात फर्म जहाँ पर ये दोनों शर्तें पूरी होती है वो फर्म के संतुलन की या फर्म के साम्य की श्रेष्ठ स्थिति को बताता है। धन्यवाद।